Hi guys, welcome to my channel. So in today's video we're gonna study thermodynamics. So start करते हैं. तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोडायनामिक्स. तो देखो, थर्मोडायनामिक्स दो वर्ड से बनता है, थर्मो एंड डायनामिक्स, राइट. ओके, सो थर्मो का मतलब होता है हीट एंड डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन, राइट. और इन दोनों वर्ड से बना है हमारा थर्मोडायनेमिक्स. मतलब हीट जब मूव करती है, राइट, हीट के मोशन की स्टडी को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स. ओके, सो एक एग्जांपल के लिए मान लो ये मेरा चाय का कप है जिसमें ऑब्वियसली चाय है. ओके, एंड हमें पता है चाय कैसी होती है, हॉट, बहुत गर्म होती है, राइट. तो सराउंडिंग के कंपैरिजन में, सराउंडिंग ये है सारी सराउंडिंग, राइट. सराउंडिंग के कंपैरिजन में इसका जो टेम्परेचर है टी का वो ज़्यादा है और सराउंडिंग का टेम्परेचर इसके कंपैरिजन में कम है. तो हमें पता है हीट यहाँ से सराउंडिंग में मूव करेगी, ठीक है. एटमॉस्फेयर या सराउंडिंग में हीट मूव करेगी. क्यों करेगी? बिकॉज हमें पता है हीट मूव्स फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. ओके, सो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, थोड़ी देर बाद जब हम देखेंगे, मान लो टाइम डेल्टा टी के बाद हमने तो चाय का कप कंपैरेटिवली पहले से थोड़ा ठंडा हो चुका होगा. क्यों? बिकॉज इसकी जो हीट है वो सराउंडिंग में ट्रांसफ़र हो चुकी है, राइट. तो ये एरो से मैं क्या डिनोट कर रही हूँ, हीट के मोशन को. ये हीट है और हीट मूव हुई सराउंडिंग तक, इसी मोशन को हम कहते हैं थर्मोडायनामिक्स, राइट. इसी को हम थर्मोडायनामिक्स कहते हैं. तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम किससे, थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल से. ये वेरिएबल्स क्या होते हैं पहले ये देख लेते हैं. उससे पहले ये समझो कि थर्मोडायनेमिक्स में हम कैसी चीज़ें पढ़ते हैं. हम मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ के बारे में बात करते हैं. कौन सी क्वांटिटीज़? मैक्रोस्कोपिक. देखो, माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटी, माइक्रोस्कोपिक होती है कौन से लेवल की, एटम्स के लेवल की या फिर मॉलिक्यूल्स के लेवल की, राइट. इनकी बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे, हम मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ की बात करेंगे, राइट. अब मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स के बारे में जान लेते हैं कि मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, राइट. तो हमारे पास मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स होते हैं लाइक वी हैव प्रेशर, वॉल्यूम, वी हैव टेम्परेचर, मास ऑफ अ बॉडी, या फिर कह सकते हैं हम कॉम्पोजिशन, राइट, कॉम्पोजिशन ऑफ एनी सब्सटेंस और मैटर, राइट. तो ये कुछ हमारे पास मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं जिनका हम इस चैप्टर में यूज़ करेंगे. ओके, तो सबसे पहले चैप्टर में कौन सा टॉपिक आता है हमारे पास, थर्मल इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम को मैं अभी इस साइन से डिनोट करूंगी, राइट. सो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? देखो, इक्विलिब्रियम से हम लोग मतलब क्या निकालते हैं कि इक्विलिब्रियम शायद इक्वल वर्ड से बना हो, राइट. शायद मे बी इक्वल वर्ड से बना हो, मतलब कि कोई एक क्वांटिटी जो है वो किसी दूसरी क्वांटिटी के शायद इक्वल होगी. ओके, हम लोग यही समझते हैं इक्विलिब्रियम से मतलब. सो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, हमारे पास जो भी मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज वेरिएबल्स हैं, मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स जैसे प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर एक्सेट्रा, मास, जो भी हमने पढ़ा, जब वो सारी चीज़ें क्या हो जाएं, कांस्टेंट हो जाएं, किसी टाइम इंस्टेंट के बाद कांस्टेंट हो जाएं ये सारे वेरिएबल्स, तब हम कहेंगे कि वो चीज़ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुकी है. ठीक है, इसको हम अच्छे से समझते हैं एक एग्जांपल के तौर पर. मान लो मेरे पास एक रिजिड कंटेनर है, ये मेरे पास रिजिड कंटेनर है जिसमें मैंने इस कंटेनर को एक वॉल लगाकर डिवाइड किया है. ये वॉल कैसी है? देखो, मैं दो तरह के साइन बनाऊंगी इस वीडियो में. एक होगा ये जिगजैग वाला. जिगजैग का मतलब है इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर. और एक बनाऊंगी मैं ऐसे, जिसमें ऐसे डॉट डॉट बनाऊंगी, इसका मतलब होगा कंडक्टिंग. इंसुलेटिंग का मतलब क्या होता है? इंसुलेटर्स क्या होता है आपको याद है? जैसे प्लास्टिक हो गया, है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट को कंडक्ट
नहीं करते, राइट। और कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो हीट इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास होने देते हैं, मतलब ये कंडक्टिव होते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने जो वॉल लगाई वो ये जिगजैग वाली है। कौन सी है, इंसुलेटर है, ठीक है। अब फिजिक्स में इंसुलेटर को या इंसुलेटिंग वॉल को एक नाम दिया जाता है, वो नाम क्या है, इस वॉल को मैं क्या कहूँगी, एडियाबैटिक, राइट। एडियाबैटिक वॉल है ये। एडियाबैटिक मतलब इंसुलेटिंग, जो हीट का ट्रांसफ़र नहीं होने देती, यानी हीट चेंज कितना होगा इसमें, कितनी चेंज होगी हीट, ज़ीरो होगी, बिकॉज हीट कांस्टेंट है तो हीट का चेंज ज़ीरो, बिल्कुल भी हीट चेंज नहीं होगी, राइट। तो मान लो इसकी लेफ्ट साइड पे मैंने कोई ए गैस रखी है एंड इसकी राइट साइड पे मैंने कोई बी गैस रखी है। ओके, अब ए वाली साइड पे मान लो जो मेरा प्रेशर है वो है पी ए, जो मेरी वॉल्यूम है इनिशियली, पहले की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। मान लो जब मैंने इसमें गैसेस भरी तब इसका जो प्रेशर है वो पी ए है और वॉल्यूम वी बी नहीं, सॉरी इट्स वी ए, राइट। इसी तरह यहाँ पर जो प्रेशर है वो पी बी और वॉल्यूम वी बी, राइट। अब क्या हुआ, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर समझाती हूँ। ये था मेरा रिजिड कंटेनर जहाँ पे थी मेरे पास एडियाबैटिक वॉल, यहाँ पर ए गैस थी, यहाँ पर बी गैस थी और इसका प्रेशर पी ए, वॉल्यूम वी ए, इसका प्रेशर पी बी, वॉल्यूम वी बी, राइट। तो अब क्या है, मान लो टाइम डेल्टा टी के बाद क्या हुआ, टाइम डेल्टा टी के बाद मान लो ये जो प्रेशर है चेंज होगा या नहीं होगा। इस केस में मैंने कौन सी लगाई है यहाँ पर वॉल, एडियाबैटिक वॉल लगाई है। एडियाबैटिक में क्या होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब इसमें हीट चेंज यहाँ पर नहीं होता। ओके, तो एडियाबैटिक मैंने वॉल लगाई है, मतलब ए से बी तक हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, ना ही बी से हीट ट्रांसफ़र होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियली मेरे पास जो प्रेशर ए गैस का था, जो वॉल्यूम थी ए गैस की, वो पी ए वी ए है इनिशियली, और कुछ टाइम डेल्टा टी टाइम के बाद भी वो पी ए वी ए ही रहेगी, राइट। क्योंकि चेंज तो वो तब होती ना जब यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक हीट ट्रांसफ़र हुआ होता, बट इस केस में तो हीट चेंज ज़ीरो है, हीट ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं है। मतलब जितना प्रेशर ए का पहले था पी ए, वो कुछ टाइम डेल्टा टी के बाद भी उतना ही रहेगा और वॉल्यूम भी उतनी रहेगी। सिमिलरली इन केस ऑफ बी, सो इसमें प्रेशर बी और वॉल्यूम वी बी ये टाइम डेल्टा टी के बाद कांस्टेंट रहेंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरे यहाँ पर मैंने थर्मोडायनेमिकल या मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स लिए हैं, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, राइट, ये सारे क्या हैं, कांस्टेंट हैं। तो यही तो थी मेरी थर्मल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, कि ऐसा केस जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम, मास, मतलब जो भी मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं, अगर वो कांस्टेंट हैं तो मैं कहूँगी ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, राइट। ओके, अब एक सिमिलर केस लेंगे बट थोड़ा सा अलग है इससे। मान लो अब मैंने एक और रिजिड कंटेनर लिया, बाहर से तो ये इंसुलेटेड है, ये जिगजैग का मतलब क्या है, इंसुलेटेड, राइट। बाहर से तो ये इंसुलेटेड है, बट इसके अंदर जो मैंने वॉल लगाई है, इसके अंदर जो मैंने ये वॉल लगाई है ये वाली है। अब ये डॉट डॉट वाली कौन सी थी, कंडक्टिंग, ठीक है। अब जैसे इंसुलेटिंग को फिजिक्स में हम क्या कहते थे, एडियाबैटिक, वैसे ही कंडक्टिंग को हम फिजिक्स में क्या कहते हैं, डायाथर्मिक। ओके, सो इसको डायाथर्मिक कहते हैं, मतलब ये कंडक्टिंग है। मतलब मान लो इसमें कोई गैस है ए और इधर कोई गैस है बी, अब इसमें क्या हीट ट्रांसफ़र होगा, बिकॉज ये वाली वॉल कंडक्टिव है, मतलब ए से बी तक हीट ट्रांसफ़र होता रहेगा अगर ए का टेम्परेचर ज़्यादा है, और अगर बी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो बी से ए में जाएगी, राइट। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हीट का ट्रांसफ़र हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर वाली बॉडी या फिर हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में होता है, यही डायरेक्शन है हीट ट्रांसफ़र की, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ कि हीट ट्रांसफ़र ए से बी तक हुई और बी से ए तक हीट ट्रांसफ़र हुआ।
अब मान लो क्या हुआ कि टाइम डेल्टा टी से पहले पहले इसका जितना भी हीट ट्रांसफ़र होना था वो हो चुका, राइट। अब डेल्टा टी टाइम, इस इंस्टेंट ऑफ टाइम के बाद ना ए बी को फर्दर हीट ट्रांसफ़र करेगी, ना बी ए को फर्दर ट्रांसफ़र करेगी हीट। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर प्रेशर मान लो पी ए है। इनिशियली पहले इसका प्रेशर पी ए था, वॉल्यूम थी वी ए, वैसे ही यहाँ पर प्रेशर पी बी और वॉल्यूम वी बी। और डेल्टा टाइम टी के बाद, राइट, टाइम डेल्टा टी के बाद क्या हुआ, इसका प्रेशर चेंज हो गया पी ए डैश में, वॉल्यूम चेंज होगी वी ए डैश में, ऐसे इसका प्रेशर पी बी डैश में चेंज हो गया और वॉल्यूम वी बी डैश में चेंज हो गई। बट डेल्टा टी टाइम के बाद जितना, इससे पहले जितना हीट ट्रांसफ़र होनी थी वो हो चुकी। अब डेल्टा टाइम टी के बाद ये जो मेरा प्रेशर और वॉल्यूम है यहाँ पर और यहाँ पर फर्दर चेंज नहीं होगा। अब ये कांस्टेंट हो चुके हैं, मतलब पी ए डैश जो है इतने टाइम के बाद, इस इंस्टेंट ऑफ टाइम के बाद चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट हो चुकी हैं ये जो वेरिएबल्स हैं मेरी। तो फिर से हम वही डेफिनेशन पर आ गए कि ऐसे टाइम पे, ऐसा केस जिसमें किसी टाइम इंटरवल के बाद ये जितने भी मेरे मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं, राइट, ये जब क्या हो जाएं, कांस्टेंट हो जाएं, फर्दर चेंज ना हो, तो इस केस में हम क्या कहते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम जो है अटेन हो चुका है। तो ये हमने इस चैप्टर की थोड़ी सी स्टार्टिंग पढ़ी। अब जो हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, देखो अभी तक हमने इन वेरिएबल्स की ही बात करी है, राइट। अभी तक हमने सिर्फ वेरिएबल्स की बात करी है, बट धीरे धीरे अब साइंटिस्ट के दिमाग में एक और चीज़ आएगी और वो चीज़ होगी टेम्परेचर, ठीक है। अभी तक हमने थर्मल इक्विलिब्रियम को वेरिएबल्स की हेल्प से डिफाइन कर दिया, अब हम थर्मल इक्विलिब्रियम को टेम्परेचर की हेल्प से भी डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक लॉ है जिसको हम कहते हैं ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट, ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर मेरे पास कोई बॉडी ए है और कोई बॉडी ए है, सॉरी बी है, ठीक है, एंड एक बॉडी और है मेरे पास सी। मान लो, अब इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाती हूँ। मान लो ए और सी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, बी और सी भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट दोस्त का दोस्त दोस्त ही बनेगा, राइट। इन दोनों में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, इन दोनों में भी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, तो इन दोनों की भी फ्रेंडशिप हो गई। तो इससे मैं क्या समझाना चाहती हूँ कि अगर ए और सी, इफ़ दे आर इन थर्मल अगर ये दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ये दोनों भी अगर आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये दोनों भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, राइट। अब इसको भी एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। अगेन मैंने एक रिजिड कंटेनर लिया, अच्छा नहीं बना, ये मैंने एक रिजिड कंटेनर, फिर नहीं अच्छा बना, ये रहा मेरा रिजिड कंटेनर, राइट। इसमें मैंने जो वॉल लगाई है ये जिगजैग वाली कौन सी है, यस, एडियाबैटिक यानी इंसुलेटिंग, इसमें हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा। ओके, सो एडियाबैटिक वॉल है मेरे पास, एंड इधर इस साइड गैस है ए, इस साइड गैस है बी, ये एक कंटेनर है। अब इसके ऊपर मैंने एक और वॉल लगाई, ये वाली वॉल है, ये कौन सी है मेरे पास, डायथर्मिक यानी कंडक्टिंग, इसमें हीट का ट्रांसफ़र होगा, राइट। एंड इस कंटेनर में मैंने एक गैस रख दी सी। अब ध्यान से सुनिए, ए और बी के बीच में कौन सी वॉल लगी हुई है, इंसुलेटिंग। इंसुलेटर्स जनरली क्या करते हैं, हीट का ट्रांसफ़र नहीं होने देते, ठीक है। तो मतलब ए और बी से हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा, मतलब ये केस तो अराइज ही नहीं होगा। अब ए और सी की अगर मैं बात करूं, इन दोनों की बात करूं, तो इनके बीच में कौन सी वॉल लगी है, कंडक्टिंग वॉल लगी है, डायथर्मिक, मतलब हीट का ट्रांसफ़र होगा। तो मतलब ए से सी में हीट जा सकती है, सी से ए में हीट आ सकती है, राइट। मतलब ए और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ओके, सिमिलर केस विद बी। अब बी और सी के बीच में भी तो यही कंडक्टिंग वॉल लगी है, तो मतलब ये दोनों भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हुए। अब ज़ीरोथ लॉ के अकॉर्डिंग अगर ये दोनों फ्रेंड्स हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये दोनों भी फ्रेंड्स बन जाएंगे। मतलब अगर ए और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में
आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमें 0th लॉ ने कहा। ओके, तो फिर साइंटिस्ट के दिमाग में क्या आया कि कोई ना कोई ऐसी क्वांटिटी तो ज़रूर है, कोई ना कोई ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी तो ज़रूर है जो ये डिटरमाइन करती है कि हीट का ट्रांसफ़र एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में होगा या नहीं, या फिर ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी तो है जो ये डिसाइड करती है कि ए और बी बॉडी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है या फिर नहीं है। और उस फिज़िकल क्वांटिटी को उन्होंने क्या कहा? टेम्परेचर, राइट। इसमें टेम्परेचर ही तो था, दोनों का टेम्परेचर अगर सेम है तब कहेंगे कि दोनों बॉडीज आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। कैसे? अब फिर से वही पुराना वाला केस, इसमें क्या होता था, एक हमारे पास कोई वॉल लगी होती थी, ये वाली वॉल मान लो मेरे पास कोई कंडक्टिंग वॉल है, मान लो ये ए है, ये बी है, गैस है, राइट। मान लो ए का टेम्परेचर बी से ज़्यादा होता था, बी का कम होता था, तो क्या होता था, ए से बी में हीट ट्रांसफ़र होता था, और तब तक होता रहता था जब तक ये वाला टेम्परेचर ए जो है, जब तक टेम्परेचर बी के इक्वल नहीं आ जाता था तब तक हीट ट्रांसफ़र होता रहता था। और जब टेम्परेचर ए और बी इक्वल हो जाते थे तो ये हीट ट्रांसफ़र फर्दर नहीं होता था, ठीक है, फर्दर हीट ट्रांसफ़र नहीं होता था। तो उस केस में क्या होता था, फिर हम कहते थे कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया है, राइट। तो यही उन्होंने कहा कि टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर एक ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी है जो ये डिसाइड करेगी कि कोई दो सिस्टम आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है या फिर नहीं है। ओके, तो इतना हमने अभी तक पढ़ा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।